नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। चीन के दौरे पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात। जरदारी ने चीन के सामने उठाया कश्मीर का मुद्दा। बलूचिस्तान में पीएलए की तैनाती पर हुई बात। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन के दौरे पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई मुलाकात। जरदारी ने चीन के सामने उठाया कश्मीर का मुद्दा। बलूचिस्तान में पीएलए की तैनाती पर बातचीत हुई। बड़ी खबर इस वक्त की, जल्दी से ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर हम अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। जरदारी ने चीन में उठाया कश्मीर का मुद्दा। बलूचिस्तान में पीएलए की तैनाती पर भी बातचीत हुई। चीन के दौरे पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात। जरदारी ने चीन में उठाया कश्मीर का मुद्दा। बलूचिस्तान में पीएलए की तैनाती पर बात। जल्दी से ग्राफिक्स, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास। चीन में पाक राष्ट्रपति जरदारी, शी जिनपिंग से मिले आसिफ अली जरदारी। कश्मीर के मुद्दे पर दोनों में बातचीत हुई। चीनी नागरिकों की हत्या से गुस्सा हुए जिनपिंग। बलूचिस्तान में सेना की तैनाती पर बात। चीनी नागरिकों की रक्षा करेगी पीएलए। प्राइवेट आर्मी के नाम पर सैन्य तैनाती की जा सकती है। हम सीधा एक्सपर्ट के पास चलेंगे। पाक आर्मी इसके लिए तैयार नहीं। सीपैक के काम से भी नाराज हुए जिनपिंग। चीनी प्रोजेक्ट्स को बंद करने की भी चेतावनी दे डाली। चलिए एक्सपर्ट के पास चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद, थैंक यू सर। ग्रुप कैप्टन, चलिए बीएन झा सर, माफी चाहूंगा, ग्रुप कैप्टन बीएन झा सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। बीएन झा सर, किस प्रकार से पीएलए की तैनाती की बात, जरदारी का बीजिंग में होना और शी जिनपिंग के तल्ख तेवर और ये कहना कि या तो हम प्रोजेक्ट्स बंद कर देंगे या फिर हमें पीएलए की तैनाती की मंजूरी दीजिए, जरदारी का बीजिंग दौरा सब। जी राजेश जी, देखिए जहां तक चीन का सवाल है तो चीन आज के दिन में पाकिस्तानी आर्मी और उसके जिहादी संगठनों पे किसी भी तरह का विश्वास करने से बच रही है। चीन के बहुत सारे लोग मारे गए हैं पाकिस्तान में, सीपीसी प्रोजेक्ट हो या फिर वो गादर प्रोजेक्ट हो, दोनों में। और इसके लिए चीन समय समय पर कहता रहा है कि वो अपनी प्राइवेट आर्मी या पीएलए को भेजना चाहता था। तो पहले पीएलए को वहां पे लाने से पाकिस्तान मना कर रही थी क्योंकि उसकी फिर किरकिरी होती पूरे विश्व में। लेकिन आज के दिन में बात यहाँ तक आ गई है कि अब जब पाकिस्तानी आर्मी ही मात खा रही है वहाँ के जिहादियों से, चाहे बीएलए हो या और कोई दूसरा संगठन हो, इधर खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों पे हमले हो रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए लाजमी है कि चीन को मनाए कि आप अपनी पीएलए को वहां पर भेज दीजिए। लेकिन ये भारत के लिए एक खतरा होगा क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया जहाँ पे के कभी पीओके का जो वो पार्ट था वो भारत का था, जहाँ पे के भारत की जो सीमा थी वो अफगानिस्तान से मिल रही थी। अगर कहीं चीन की सेना यहाँ आ गई तो भारत को आगे आने वाले दिनों में जो भारत सोच रहा है कि पीओके को वो वापस लेगा, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो इसलिए भारत को इसके लिए तुरंत विरोध जताना चाहिए कि ये जो एरिया है खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ पे पीओके का एरिया, ये भारत का है। इसमें किसी भी तरह से चीनी सेना, चाहे पीएलए का कोई भी विंग हो, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। और जहां तक पाकिस्तान की बात है कि वो बलूचिस्तान में अपने पीओके को, बलूचिस्तान में अगर
चीन को बुला रहा है पीएलए के साथ में ग्वादर पोर्ट को रक्षा करने के लिए या सीपीईसी के, तो ये उसकी अंदरूनी बात है, इसमें भारत को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जरूर इसमें बहुत बड़ी किरकिरी होगी। राजेश जी। जी, एक सवाल और भी है सर, क्योंकि पाकिस्तान चाइना की आर्मी के पास 1979 के बाद कोई वॉर का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई काउंटर इंसर्जेंसी का एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। क्या ये एक्सपीरियंस शी जिनपिंग चाहते हैं कि ताइवान की तरफ जाने से पहले, फिलीपींस की तरफ जाने से पहले या भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले वो अपनी आर्मी को सामने से आने वाली बुलेट का एहसास कराएं? ये उल्टा भी पड़ सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल उल्टा पड़ सकता है। और ये हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि चीन के पास में आधुनिक टेक्नोलॉजी जरूर है, लेकिन उसके सेना जो है वो काफी पिछड़े हुए हैं दो मामलों में। एक तो उनके पास में रेगुलर सेना जो है वो बहुत कम है, लगभग 20% जो है वो टेम्पररी जो जो रिक्रूट्स होते हैं वो होते हैं, जो कि कभी भी चीन के सेना के साथ में मिलके भारत के खिलाफ लड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको अपनी जान गंवानी पड़ेगी, जो वो हम पहले भी गलवान में भी देख चुके हैं और भी कई एरिया में देख चुके हैं। तो चीन के पास में ये समस्या है कि वो भारतीय सेना के सामने वो टिक नहीं सकती है और न टिकना चाहेगी, क्योंकि इसमें उसको बहुत हानि उठानी पड़ेगी। तो ये एक बात होगी। दूसरी, देखिए, चीन के लिए भारत का बहुत बड़ा एरिया है। आप पूर्वी लद्दाख से ले लीजिए, वहां से लेके जो उत्तराखंड का एरिया है, उसके बाद जी, जो भूटान के उत्तर का एरिया है या अरुणाचल के उत्तर का एरिया है, सिक्किम के उत्तर का एरिया है, तो बहुत बड़ा स्ट्रेच है। हर जगह में चीन अपनी सेना को खड़ा नहीं कर सकता है। तो जी, इसीलिए चीन के लिए एक ये बहुत बड़ा टास्क है कि वो भारतीय सेना के ऊपर में आक्रमण करने की सोचे। वो कभी नहीं सोचेगा। वैसे भी चीन की नीति है कि 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। तो उसको खत्म करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भारतीय सेना आज के दिन में सशक्त है। हम ये चीज ऑलरेडी ठीक है सर। पीओके में देख, चलिए, हम ये लेकिन ऑलरेडी इंतजार देखे हैं। रहेगा इस मुद्दे का। मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, अमेरिका के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। फ्रांस के बाद अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी मुलाकात। भारत अमेरिका के बीच हो सकते हैं कई अहम समझौते। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। फ्रांस के बाद अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी मुलाकात। भारत अमेरिका के बीच हो सकते हैं कई समझौते। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। फ्रांस के बाद अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी मुलाकात। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी। 12-13 फरवरी को जाएंगे अमेरिका। पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर दोनों में बातचीत। अवैध प्रवासी भारतीयों का मुद्दा उठेगा। जिस तरीके से अमेरिका ने भारतीयों को वापस भेजा है, वो एक अहम मुद्दा जिसके ऊपर बातचीत बहुत जरूरी है। GE 414 इंजन को लेकर बातचीत हो सकती है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर क्या सहमति बनेगी? भारत को F-35 बेचना चाहते हैं ट्रंप। व्यापार घाटा कम करने पर भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया था, उसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट बीएन झा सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बीएन झा सर, प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हफ्ते में अमेरिका के दौरे पर होंगे, फ्रांस के बाद वो अमेरिका जाएंगे। क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं जिसके बीच डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जिन मुद्दों पर बातचीत हो सर? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अभी नए नए उन्होंने अपनी कुर्सी संभाली है दूसरे टर्म में। तो जी, इसीलिए एक जो जो डिप्लोमेटिक टाइज होता है, डिप्लोमेटिक टॉक होता है, ये वो भी हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली आपने जैसे कहा कि कुछ रक्षा मामलों में जो कुछ पहले MOU साइन हुए हैं, उसके ऊपर में और निटी-ग्रिटी काम करना वो भी हो सकता है, जिसमें खास करके जैसे आपने बताया कि एक तो G414 इंजन है,
जो कि या तो AMCA में जाएगा या LCA Mark II में जाएगा या फिर यहाँ पे बनेगा और बाकी विश्व के बाकी हर देश में जा सकता है। एक तो ये हुआ। दूसरा, एक प्रेडेटर ड्रोन है MQ-9, ये भी जी सौदे में है कि इसके ऊपर भी MOU साइन हुई है जो कि भारत में आ सकता है। और इसके लिए भी TOT जो है उसके लिए भारत सरकार चाहती है कि ये TOT के तहत है, जिससे कि इसको निर्माण करने की सारी व्यवस्था भारत में हो। तीसरी और एक चीज है, देखिए ट्रंप जो वहां पे आज के दिन में प्रवासियों को, अवैध प्रवासियों को जो वहां से निकाल रहे हैं, भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। भारत भी ट्रंप की ये जो नीति है इसको भारत में अनुसरण करे और भारत में जो आज के दिन में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा के जो अवैध प्रवासी हैं यहाँ पे, उसको निकालने का प्रबंध करे। ये बहुत बड़ी गेन होगी भारत सरकार के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे अभी बातचीत हो सकती है। लेकिन जो मैंने ठीक कहा, सर। भारत के आंतरिक मामले से जो प्रवासी भाग निकाले जाएं, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा कि वो ट्रंप सरकार से ये सबक सीखे कि अपनी धरती से अवैध प्रवासियों को, जो आपके यहाँ पे जो अराजकता फैला सकते हैं, उनको कैसे निकालना चाहिए। राजेश जी। ठीक सर, एक सवाल और मेरा, क्योंकि उससे पहले फ्रांस में भी होंगे पीएम मोदी, और भारतीय वायुसेना ने 110 के आसपास फाइटर जेट का एक टेंडर भी निकाला है। क्या राफेल को लेकर कोई बातचीत हो सकती है, क्योंकि 36 आ चुके हैं, भारतीय वायुसेना उड़ा भी रही है, तो कोई उम्मीद देख रहे हैं आप यहाँ पे, क्योंकि भारत की जरूरत है इस वक्त सर? देखिए बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी थियोरेटिकली पॉसिबिलिटी है 3 जहाजों की। एक तो रफाल, रफाल का जो नेवल वर्जन है वो नेवल शिप के लिए, उससे ऑलरेडी बातचीत हो रही है। और अगर रफाल नेवी आया तो हो सकता है कि हम और रफाल के जो स्क्वाड्रन हैं वायुसेना के लिए वो भी इंडक्ट हैं। लेकिन इसके और 2 कंपटीटर्स हैं। आपने सुना होगा कि यहाँ जो एरो इंडिया शो होने वाला है बैंगलोर में, यहाँ पे रूस अपनी सबसे आधुनिकतम जो फाइटर जेट है Su-57 वो भेज रहा है। रूस चाहता है कि ये Su-57 ये भारत खरीदे। इसी तरह से अमेरिका भी चाहता है कि वो अपना F-35 वो यहाँ पे भारत को ऑफर करे। लेकिन भारत को ये चीज सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन में भारत की अपनी इंडस्ट्री है। LCA एक ऑलरेडी आ गया है, LCA Mark 1A ऑलरेडी आ गया है, जो कि जिसके कि स्क्वाड्रन बन चुके हैं। अब LCA Mark II या फिर AMCA, ये ऑलरेडी बात चल रही है। तो हम कितना पैसा बर्बाद करके ये जो बहुत महंगे जो जो जहाज हैं, चाहे वो F-35 हो चाहे Su-57 हो, क्या उसको हम खरीदें? क्योंकि एक स्क्वाड्रन 2 स्क्वाड्रन खरीदने से कुछ नहीं होगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो फिर वो 4 स्क्वाड्रन 5 स्क्वाड्रन खरीदे के, जो अगर एट्रिशन रेट के बाद भी आज से 20 साल 25 साल बाद वो जहाज आपके पास में आपके काम में सेवा में रह सके। तो ये चीज भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर मेरी सोचें तो मैंने एयरफोर्स में रहते ये जो LCA का जो डिजाइन डेवलपमेंट है, इसके कुछ सिस्टम्स में मैंने काम किया हुआ। मुझे लगता है कि LCA बहुत परिष्कृत एयरक्राफ्ट है और भारत को ये जो अपना जो आत्मनिर्भरता का प्लान है, इसके अंदर LCA को ही बढ़ावा देना चाहिए। और किसी भी जो जो विदेशी एयरक्राफ्ट है, चाहे वो रफाल हो, चाहे वो F-16 हो, F-35 हो या Su-57 हो, उसको बगल में रखना चाहिए, उसको अगले अलग ठीक है बस्ते में सर। रखना चाहिए। चलिए मैं लौटता हूं सर, आपके पास एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एक और बड़ी खबर इस वक्त की, अमेरिका में रोज पकड़े जा रहे 1200 अवैध अप्रवासी डिटेंशन सेंटर फुल हो चुके हैं, अब जेलों में रखा जा रहा। 10 लाख अवैध अप्रवासियों को पकड़ने का डोनाल्ड ट्रंप का प्लान, खतरनाक कैदियों की तरह भेजे जा रहे हैं देश। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका में रोज पकड़े जा रहे हैं 1200 अवैध अप्रवासी। अमेरिका में रोज पकड़े जा रहे 1200 अवैध अप्रवासी, डिटेंशन सेंटर फुल हो चुके हैं, जेलों में रखा जा रहा है। 10 लाख अवैध अप्रवासियों को पकड़ने का प्लान है। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। अमेरिका में अवैध अप्रवासी, ट्रंप के आदेश के बाद धरपकड़ शुरू। 1 करोड़ से ज्यादा अप्रवासी मौजूद, 10 लाख को पकड़ने का प्लान। अप्रवासियों से डिटेंशन सेंटर फुल हो चुके हैं।
अब जेलों में रखा जा रहा है। लॉस एंजलिस, मियामी और अटलांटा की जेलें भर चुकी हैं। यहाँ पर रखे जाते हैं खुदकार कैदी, लेकिन अब यहीं पर इन लोगों को भी रखा जा रहा है, प्रवासियों को, और इनमें 2000 भारतीय भी शामिल हैं। चलिए सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने एक व्यापक अभियान छेड़ा है। आपने भारत की भी बात की, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2019-20 में हम सीए, एनआरसी लेकर आए, खूब हो हल्ला हुआ, लेकिन उसके बाद आज 5 साल बाद भी हम देखते हैं कि कहानी जस की तस है। क्या सीखने की जरूरत है? जिस प्रकार हर दिन 1200 प्रवासी पकड़े जा रहे हैं अमेरिका में, भारत में भी क्या इसी रफ्तार से फिर काम करने की जरूरत है? बिल्कुल, इसकी बिल्कुल जरूरत है। ये तो नेसेसिटी है। मैं आवश्यकता नहीं कहता हूं, मैं ये नेसेसिटी है, इसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि आप कहां तक अवैध जो जो माइग्रेंट्स हैं उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए भारत सरकार के लिए जरूरी है कि इन सबों को आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करे। अगर डिपोर्ट नहीं तो फिर बिल्कुल एक डिटेंशन सेंटर बना के, अलग जेल बना के इसको वहां ठूस दे। क्योंकि इनको आप ले नहीं सकते, क्योंकि ये आपके सिक्योरिटी के लिए भी, हमारे सिक्योरिटी के लिए भी ये चैलेंज है। तो ये भारत ये अमेरिका से सीखे। देखिए, अमेरिका की जहां तक बात कही आपने कि उसके जेल फुल हो चुके हैं, अमेरिका का जेल कभी फुल नहीं हुआ, इन द सेंस कि उसके पास में बाकी जो अगल बगल के कंट्री हैं वो इन जो अवैध प्रवासी हैं उनको लेने के लिए, अपने जेलों में लेने के लिए आज के दिन में संधि कर रहे हैं। ग्वांटानामो बे, यहाँ पे लगभग 34-35 हजार लोगों को रखा जा सकता है एक साथ में। वहां पे उनको शिफ्ट किया जा रहा है। कुछ छोटे छोटे देशों से संधि किए जाते हैं कि उनके जेलों में इन प्रवासियों को डालने के लिए, जो अपने देश वापस जाने की तैयार नहीं है उनको वहां पे जाने के लिए बाध्य करना, ये भी चल रहा है। तो अमेरिका सब तरह से ये प्रयत्न कर रहा है। भारत को भी चाहिए, भारत सरकार को अपनी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी मजबूत करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ जो 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 भारत विरोधी तंत्र चल रहा है, एक जो कि चाहते हैं कि वो जितने जिहादी यहाँ पे आके रहें वो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वो उनके लिए वोट बैंक बनेंगे। हमने बंगाल में देख लिया, बंगाल में ये हो रहा है, बिहार में हो रहा है, केरला में हो रहा है, हैदराबाद के एरिया में हो रहा है, यहाँ आज के दिन में कर्नाटक में बांग्लादेशी जो अवैध घुसपैठी है वो यहाँ आके बस रहे हैं। तो ये भारत की जो जो एक वीकनेस है, ये इसको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर में एक कड़ी कार्रवाई करे और सारे देश, सारे राष्ट्र को, सारे राज्यों को ये निर्देश दे कि जो भी अप्रवासी हैं उसको चिन्हित करे, उसको आइडेंटिफाई करे और उसके बाद यहाँ से भेजे। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि ऐसे लोगों को यहाँ से भेजना चाहिए। और इसके ऊपर में एक लेख मैंने आज से लगभग 2 महीने पहले लिखी थी, लेकिन लगता नहीं कि उसके ऊपर में मोदी सरकार आज के दिन में कुछ करने के लिए तैयार है। क्योंकि देखिए, इसके लिए आपको मजबूत रीढ़ चाहिए। तो ये एक मैंने लेख लिखा था, इलीगल माइग्रेंट्स, कुड मोदी बी एज फर्म एज ट्रंप? कहीं से कोई जवाब नहीं आया है, विदेश मंत्रालय आज के दिन में चुप है। तो ये चाहिए कि मोदी सरकार को ये शुरू करे और इसके लिए बहाना है। जी जी, मैं लौटा हूं सर, इसके लिए और एक बहाना है। जी, मैं आता हूं सर, आपके पास एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। बांग्लादेश में आईएसआई के गेम प्लान पर बड़ा खुलासा। 1971 की हार का बदला लेना चाहता है पाकिस्तान। बांग्लादेश में जिहादियों को इकट्ठा कर रही है आईएसआई। बांग्लादेश में आईएसआई के गेम प्लान पर बड़ा खुलासा। 1971 की हार का बदला लेना चाहता है पाकिस्तान। बांग्लादेश में जिहादियों को इकट्ठा कर रही आईएसआई। बांग्लादेश में मजबूत हो रहे आईएसआईएस और अलकायदा। ये बड़ी फिक्र की बात। बांग्लादेश में आईएसआई के गेम प्लान पर बड़ा खुलासा। 1971 की हार का बदला लेना चाहता है पाकिस्तान। बांग्लादेश में जिहादियों को इकट्ठा कर रही आईएसआई। जल्दी से ग्राफिक्स, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। बांग्लादेश में आईएसआई का गेम प्लान, बांग्लादेश को बर्बाद करने की तैयारी, जिहादियों को साथ ला रही आईएसआई। बांग्लादेश में मजबूत हो रहे हैं आईएसआईएस, अलकायदा। चिटगांव में आतंकी सेंटर एक्टिव हो चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में आतंकियों को एक्टिव करने का पूरा प्लान है। मोहम्मद यूनिस के इशारे पर आईएसआई पूरा खेल कर रही है। ग्रुप कैप्टन बीएन झा सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इसी मुद्दे के ऊपर हमारी चर्चा लगातार जारी थी। बीएन झा सर, आप कुछ बात कर रहे थे, उसको जरूर पूरी करिएगा, लेकिन साथ ही में ये जो आईएसआई का गेम प्लान है, जिस प्रकार से मोहम्मद यूनिस
आईएसआई के हाथों में इशारों पर खेल रहे हैं। इसके ये कितना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण होगा सर आने वाले वक्त में? राजेश जी, देखिए, जिस तरह से पिछले कई महीनों से ये बांग्लादेश में जिहादियों का गेम प्लान चल रहा है, जिस तरह से वो गैर मुस्लिमों को वहां पे प्रताड़ित कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि भारत सरकार आज के दिन में थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है, क्योंकि ये भारत सरकार की मॉरल जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं और हिंदू के साथ साथ जो बाकी गैर मुस्लिम हैं, वो चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे बौद्ध हो, उनको बचाने के लिए कुछ काम करे। और सबसे बड़ा जो काम कर सकती है भारत, आज के दिन में संसद चल रहा है, तो संसद में एक निंदा प्रस्ताव पास करे, जिसमें कि जो बांग्लादेश की ये जो गतिविधि चल रही है इसकी निंदा हो, और इसके साथ ही पाकिस्तान में भी ऐसे ही गतिविधि चल रही है, जहां पे के 18% से आज के दिन में हिंदू घट के लगभग 2% भी कम आ गए हैं। तो इन दोनों को उस निंदा प्रस्ताव में इसका जिक्र के साथ ही अफगानिस्तान में जिस तरह से सिखों और हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, कंप्लीट जेनोसाइड, इसके लिए भी एक निंदा प्रस्ताव लाए और इन प्रस्तावों को अपने संसद में पारित करके यूएन को, यूएनएससी को और यूएनएचआरसी को, उन तीनों को भेज दे। और अगर वो एजेंसी इसमें कार्यरत करने के लिए तैयार नहीं होती है तो आने वाले दिनों में भारत बांग्लादेश में एक ऐसा वॉलंटियर फोर्स खड़ा करे जो कि जब जब वो मुक्ति वाहिनी शुरू हुई थी 1971 में, उस तरह का हो, और वो फोर्स जो हो वो हिंदुओं का, क्रिश्चियंस का और बुद्धों का हो, और फिर उसको सहायता देने के लिए अपने मिलिट्री को एक कंटिजेंट प्लान बनाने के लिए तैयार करे कि अगर जरूरत पड़े तो फिर अपने भारतीय मिलिट्री जो है उन लोगों को जो कि वहां आज के दिन में नरसंहार फेस कर रहे हैं उनको सहायता करने के लिए कल को सामने तैयार होकर उसके साथ में लड़ सके। ये भारत की नैतिक जिम्मेदारी है, और यहाँ के लिए मैं इसके यहाँ के जो विपक्ष हैं उसको भी जिम्मेदार ठहराता हूं कि उन्होंने भारत सरकार को इसके लिए वाद ही क्यों नहीं किया। ये बहुत जरूरी स्टेप है और इस पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए। राजेश जी, ठीक है सर, चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास से एक और बड़ी खबर, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा किया, 3 बंधक रिहा किए गए। इजराइल ने भी 183 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े। सीज फायर के बाद 5वीं बार अदला बदली हुई। गाजा को रिजॉर्ट सिटी बनाना चाहते हैं ट्रंप। इस वक्त की बड़ी खबर, हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया। इजराइल ने भी 183 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा। सीज फायर के बाद जो है अदला बदली हुई है। हमास ने 3 इजरायली बंधकों को छोड़ा, 183 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े गए। सीज फायर के बाद 5वीं बार अदला बदली हुई। हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, लेकिन पहले जल्दी से ग्राफिक्स। गजा में सीज फायर, हमास ने 3 बंधक रिहा किए। आईडीएफ ने छोड़े 183 फिलिस्तीनी कैदी। सीज फायर बढ़ाना चाहता है इजराइल। दोहा में हमास के साथ बातचीत हो सकती है। 19 जनवरी को हुआ था समझौता। गजा को फिर बसाना चाहते हैं ट्रंप। रिजॉर्ट सिटी गजा को बनाना चाहते हैं हमास, और सऊदी को इससे ऐतराज है। लेकिन सीधा हम अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। बीएन झा सर, डोनाल्ड ट्रंप का ऑफर कि गजा को हम खाली करवा दें फिलिस्तीनियों से, कुछ लेबनान में चले जाएं, कुछ इजिप्ट में चले जाएं और इसे हम एक रिजॉर्ट सिटी बना दें। हमास को ऐतराज, मिडिल ईस्ट को ऐतराज, किस प्रकार से देखते हैं सर? राजेश जी, ये एक लीग से हटके एक प्रस्ताव था जिसको कि बहुत सारे देशों ने वेलकम नहीं किया हुआ है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसराइल को शांतिपूर्वक रहना है तो गाजा जो है वो जिहादी मुक्त होना चाहिए। जब तक वहां पे लोग हैं, पैलेस्टाइन लोग, जिहादी कौन है वहां पे? पैलेस्टाइन लोग ही हैं। वही उसी के लोग जो हमास हैं, उसी के लोग कहीं पे हिजबुल्लाह हैं, और उसी के लोग, और जो इस्लामिक जिहाद काउंसिल आज के दिन में है, यूनाइटेड इस्लामिक जिहाद, वो उसमें है। तो अगर गाजा खाली किया जा सकता है, अगर वहां से लोगों को हटाया जा सकता है, आपको मैं आज से लगभग 1 साल पहले लेके चलता हूं, जब एक प्रस्ताव चल रहा था कि गाजा के लोगों को जब उत्तर से दक्षिण में जो शिफ्ट किया जा रहा था, तो एक प्रस्ताव इसराइल ने दिया था कि वहां पे लगा एक छोटा सा द्वीप है जहां वो उसको शिफ्ट करना चाहते हैं, और उसको वहां पे शिफ्ट करके जो यहाँ पे आतंकवाद चल रहा है,
हमास की जो गतिविधि चल रहा है उसको वो कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन इसमें विश्व के सारे जो देश हैं वो इसके खिलाफ हो गए थे। देखिए आज के दिन में ये जो सीडो सिकुलर नेशंस जो जमा हो रहे हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे इंग्लैंड भी हो, ये सारे सिकुलर सीडो सिकुलर जो देश हैं ये उसको ऐसा करने नहीं देंगे। और मुझे कहीं ना कहीं शक लगता है कि अगर अमेरिका भी चाहता तो अमेरिका को भी ऐसा करने नहीं दिया जाएगा। देखिए जी ये जो सीडो सिकुलर देश हैं, ये जब यूएन भी इसमें शामिल है, क्योंकि जब वो इसराइल को, जब हमास एक आतंकी संगठन के साथ में जब वो संधि करनी पड़ती है तो ये तो मानवता के खिलाफ है। यूएन को चाहिए ओके था, आज के दिन में पूरे विश्व को चाहिए था कि वो हमास को मजबूर करे कि वो सारे जो जो बंधक हैं उसको बिना शर्त को रिहा करके इसराइल को दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज के दिन में जो हम दृश्य देखते हैं गाजा में ठीक है। कि हमास के लोग बंदूक पकड़े हुए, पूरा मास्क लगाए हुए, वो बंधकों वो को, तीन तीन कह सकते बंधकों हैं को कि हमास वो बात खत्म नहीं कराते हुआ हैं, है। उससे वक्तव्य दिलाते हैं। बिल्कुल जी जी, मैं आपकी बात से बहुत एग्री हूं कि हमास अभी खत्म नहीं हुआ है और हमास गजा को इतनी आसानी से खाली भी नहीं करेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। ग्लोबल ब्रेकिंग में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।